Hello students, today we are going to start chapter number 12 Mineral Nutrition part 5 of class 11th biology. In this chapter, in this part, we discuss about the deficiency symptoms, toxicity of micronutrients, and third, mechanism of absorption of elements. हम 3 पॉइंट पे आज बात करेंगे आपसे व्हाट इज द डिफिशियंसी सिम्टम्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी सॉइल में मिनरल्स की कमी है तो उस मिनरल्स की कमी को मेंटेन करने के लिए हमें मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, प्लांट को मिनरल्स देना पड़ेगा। अगर किसी सॉइल में मिनरल्स की कमी है, न्यूट्रिएंट की कमी है और वहाँ कोई प्लांट सरवाइव कर रहा है तो जाहिर सी बात है उस प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी और उस न्यूट्रिएंट का जो फंक्शन था वह फंक्शन उसके बॉडी में नहीं होगा, उसकी मार्फोलॉजी जो होगा, उसका जो बिहेवियरल होगा उसमें चेंजिंग पाई जाएगी, चाहे वो लीफ में क्लोरोफिल का लॉस हो, चाहे वो लीफ कर्निंग हो, चाहे लीफ कपिंग हो, चाहे स्टंटेड ग्रोथ हो, कोई भी रीजन इसमें क्या होगा अपीयर हो जाएगा। सो वी कैन से दैट द न्यूट्रिएंट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हर प्लेस में न्यूट्रिएंट्स अलग अलग होंगे एंड रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट वेरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। हर प्लांट्स में न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट क्या करता है, वेरी करता है। डिफरेंट टाइप के प्लांट्स डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट को डिफरेंट प्रपोर्शन में यूज करते हैं। आपको मैंने बताया भी था कि अमाउंट के हिसाब से, एब्जॉर्प्शन के हिसाब से, अकरेंस के हिसाब से दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो अगर किसी न्यूट्रिएंट की सॉइल में कमी हो रही है, उस कमी से प्लांट में क्या सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिफिशियंसी सिम्टम्स। इसे बताया गया है एन एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट इफ इट इज प्रेजेंट बिलो इट्स क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अगर कोई भी एलिमेंट एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन से उसका अमाउंट कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड दिस एलिमेंट इज फाउंड इन डेफिशिएंट कंडीशन इन द सॉइल। तो प्लांट को प्रॉपर तरीके से अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो उस न्यूट्रिएंट का जो फंक्शन प्लांट में होना चाहिए वो नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी जो मार्फोलॉजी होगी, उसके जो ग्रोथ होंगे वो अफेक्टेड हो जाएंगे। सिंस ईच एलिमेंट हैज वन और मोर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल इन द प्लांट्स, इन द एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट द प्लांट शो सर्टेन मार्फोलॉजिकल एंड ऑब्जर्वेबल चेंजेस। कह रहा है कि अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जा रही है, उसकी कमी होने से प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर है, प्लांट्स का जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है वो चेंज हो जाएगा। दैट दे इंडिकेटिव ऑफ सर्टेन एलिमेंट डेफिशिएंसी एंड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी सिम्टम्स। और ये इंडिकेट करते हैं, लीफ येलो हो गया, प्लांट की बॉडी स्टंटेड है, ग्रोथ उसका स्टंटेड है, तो वह अपने मार्फोलॉजी से आपको ये बता रहे हैं कि उनके अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है। The deficiency symptoms tend to appear first in the young tissues in the case of element that are relatively immobile and are not transport out of the mature organ। कह रहा है कि जो डिफिशियंसी सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे, सबसे पहले यंग टिश्यूज में अपीयर होंगे, यंग टिश्यूज में क्या होंगे, अपीयर होंगे। सल्फर एंड कैल्शियम विच फॉर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। इसका देखेंगे कि जो सल्फर है, सल्फर के साथ आपका कैल्शियम, यह बेटा दोनों जो है क्या है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं जो प्लांट के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। The deficiency symptoms tend to appear first in older tissues if the elements are active mobile। अगर कोई एलिमेंट्स
मोबाइल है, अगर कोई एलिमेंट्स एक्टिव मूवेबल है तो सिम्टम्स होंगे वो कहाँ होंगे, पहले ओल्डर पार्ट में होंगे और फिर यंगर पार्ट में होंगे। और अगर एलिमेंट्स इमोबाइल है तो पहले यंगर पार्ट में होगा, है ना। नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम, है ना। नाइट्रोजन, पोटेशियम क्या होंगे, मैग्नीशियम होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे टॉक्सिसिटी ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी क्या होती है। एन एलिमेंट और मिनरल्स आयन इज कंसीडर्ड टॉक्सिक इफ इट रिड्यूसेस द ड्राई वेट ऑफ प्लांट टिश्यूज अबाउट बाय 10%। ड्राई वेट ऑफ प्लांट टिश्यूज बाय अबाउट 10% अगर हो रहा है तो वह मिनरल का जो मिनरल्स आयन है उन्हें टॉक्सिक कंसीडर किया जाएगा। द टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। टॉक्सिसिटी लेवल ऑफ एनी एलिमेंट्स वेरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। किसी भी एलिमेंट की टॉक्सिसिटी प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको अगर कोई एलिमेंट्स यूज करना है तो कम मात्रा में यूज करते हैं, और वही एलिमेंट्स किसी दूसरे प्लांट के लिए अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। वही एलिमेंट्स कोई प्लांट एब्जॉर्ब भी नहीं करता है या बहुत माइन्यूट मात्रा में करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी प्लांट्स के लिए जो मिनरल रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होता है, वेरी करता है प्लांट टू प्लांट। और अगर किसी प्लांट्स में न्यूट्रिएंट की किसी प्लांट को किसी न्यूट्रिएंट की कम जरूरत है और वो अधिक मात्रा में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड टॉक्सिसिटी ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट में इनहिबिट द अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट्स। किसी एक एलिमेंट के एक्सेस होने से, उसकी अधिकता होने से दूसरे एलिमेंट के अपटेक में क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है। मैग्नीज टॉक्सिसिटी प्रोड्यूसेस ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोराटिक वेन्स। क्लोराटिक जो वेन्स हैं, ऐसे वेन्स जहां से क्लोरोफिल का लॉस हो चुका है, ऐसे वेन्स जहां से क्लोरोफिल का लॉस हो चुका है, जहां से क्लोरोफिल खत्म हो चुका है, वहां पे ब्राउन स्पॉट क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है। वहां पे ब्राउन स्पॉट क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है ना। वह किसकी वजह से हो रहा है, मैग्नीज की वजह से हो रहा है। मैग्नीज compete with ions and magnesium for uptake and with magnesium for binding with enzymes। क्या कह रहा है, मैग्नीज compete with iron and magnesium for uptake and with magnesium for binding with enzymes। तो मैग्नीज का बहुत ही योगदान है किसी भी एलिमेंट एंजाइम को बाइंड करने में भी और अपटेक कराने में भी। मैग्नीज आल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन टू द सूट एपेक्स। जो मैग्नीज है वह कैल्शियम ट्रांसलोकेशन को सूट एपेक्स तक ट्रांसपोर्ट करने को इनहिबिट करता है, सूट एपेक्स तक ले जाने के लिए परमिट नहीं करता। एज अ रिजल्ट एक्सेस ऑफ मैग्नीज में इंड्यूस डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अगर किसी सॉइल में मैग्नीज की मात्रा ज्यादा है तो वह आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम तीनों के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा। तो कोई एक एलिमेंट अगर सॉइल में एक्सेस अमाउंट में है तो बाकी के एलिमेंट्स के अपटेक करने की जो टेंडेंसी है, अपटेक करने का जो स्पीड है उसे कम कर देगा, उसे अफेक्ट कर देगा। आगे हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करने के क्या मैकेनिज्म है, हम मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन अकर बाय टू डिस्टिंक्टिव फेज। इन द फर्स्ट फेज देयर इज रैपिड अपटेक ऑफ आयन इनटू फ्री स्पेस या आउटर स्पेस। यानी फ्री अपटेक ऑफ आयन, फ्री अपटेक ऑफ आयंस इन आउटर स्पेस या इसे बोला गया है फ्री स्पेस।
space, that is apoplast. Second, ions are taken slowly. इसमें आयंस फास्ट जो है मूव करेंगे, इसमें आयंस स्लो मूव करेंगे, है ना। ये क्या होगा आपका इनर स्पेस सिम्प्लास्ट। आपको मैंने बताया था पहले ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में मैंने बताया था कि एगोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट बेटा दो तरह के पाथवे होते हैं। मैंने तो बताया था कि ऐसे तो आप देखेंगे यह जो एरिया है यह है वॉल टू वॉल, यह वॉल टू वॉल है और ये सेल टू सेल है। अगर कोई न्यूट्रिएंट जो है ऐसे होकर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम सेल टू सेल, या उसको बोलेंगे इनर स्पेस। अगर इनर स्पेस से कोई न्यूट्रिएंट जो है आगे जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए यह आपका एपिडर्मिस है, यह आपका कॉर्टेक्स है, यह आपका एंडोडर्मिस है, आगे आपका पेरिसाइकिल है और जाइलम है। तो एंडोडर्मिस से एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जाइलम और लास्ट में कहां पहुंच जाएगा, वो लीफ तक पहुंच जाएगा। तो अगर कोई न्यूट्रिएंट जो होता है अगर सेल टू सेल जाता है, तो यह जो सेल टू सेल जाता है तो उसका जो अपटेक होगा वो स्लोली होगा। लेकिन ऐसे मिनरल्स, ऐसे आयंस जो आउटर स्पेस या फ्री स्पेस जो वॉल टू वॉल जाते हैं वो फास्ट जाते हैं, उनका जो अपटेक करने की टेंडेंसी होती है वो फास्ट होती है, उसे एगोप्लास्ट बोलते हैं। तो दो तरह से न्यूट्रिएंट जो है प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, पहला तो सेल टू सेल या वॉल टू वॉल, दूसरा सेल टू सेल। अगर वॉल टू वॉल न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं एगोप्लास्ट, सेल टू सेल जा रहे हैं तो सिम्प्लास्ट। आपने देखा एगोप्लास्ट में न्यूट्रिएंट वॉल टू वॉल मूव करेगा और सिम्प्लास्ट में जो न्यूट्रिएंट होंगे वो सेल टू सेल मूव करेंगे। तो यहाँ पे जो वॉल टू वॉल मूव कर रहे हैं वहां पे इनका जो जाता है वो फास्ट है और जो सेल टू सेल जाता है स्लो। द मूवमेंट ऑफ आयंस इज कॉल्ड फ्लक्स। आयन के मूवमेंट को फ्लक्स बोला गया है। The inward movement into cell called influx, the outward movement in cell is called efflux. इसमें दो पार्ट है, इनफ्लक्स है और दूसरा आपका है efflux। तो अगर न्यूट्रिएंट का मूवमेंट इनवर्ड्स है तो इनफ्लक्स हो जाएगा, और अगर मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट आउट ऑफ द सेल है, आउटवर्ड्स है, इसको इफ्लक्स बोलेंगे। तो आपने इसमें देखा कि जो मिनरल न्यूट्रिशन में अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी सॉइल में हो रही है और उस कमी को प्लांट बॉडी में अपीयर किया जा रहा है या अपीयर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिफिशिएंसी सिम्पटम्स। किसी भी न्यूट्रिएंट का टॉक्सिक लेवल क्या होता है और किस तरीके से जो एलिमेंट होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है, आपने इन तीन चीजों को ध्यान से देखा। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।